नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है, जो निश्चित रूप से आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार राज्य की परीक्षाएं हों, चाहे वह देश की परीक्षाएं हों, किसी भी परीक्षा में या अन्य राज्य की परीक्षाएं हों, कोई भी परीक्षा जो है उसमें यहाँ से सवाल आते हैं और आने की पूरी संभावना है। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस सेशन के लिए हमने काफ़ी कुछ एक साथ कंपाइल करने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक साथ एक लेक्चर के अंदर जो है वो सारी सूचनाएं जो मिल जाए। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों के बारे में, ठीक है ना। भारत में अभी वर्तमान काल की अगर बात करें तो जो वर्तमान वैज्ञानिक हैं उनके संबंध में तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो प्राचीन भारत, चूंकि भारत का जो प्राचीन काल है वह भी स्वर्णिम रहा है, भारत का अतीत बहुत ही स्वर्णिम रहा है, तो इसलिए उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं प्राचीन भारत की, तो उसके बारे में अपने को जानना चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि भारत में प्राचीन काल में जो बहुत सारे काम किए गए बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रियों के द्वारा, आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा, व्याकरणविदों के द्वारा, भाषाविदों के द्वारा, तो उन सब से सवाल पूछे जाते हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो कहीं ना कहीं दुनिया को उन सारी चीज़ों ने जो है वो प्रभावित किया, ठीक है ना। तो हमने भारत को तो प्रभावित किया ही अपने ज्ञान विज्ञान से, उसके साथ ही साथ जो है हमने दुनिया को भी प्रभावित किया अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने शोधों से, ठीक है ना। तो इसलिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब अगर इस टॉपिक से कहीं से भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो इस टॉपिक से आज के इस सेशन से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको खुद भी लगेगा कि ये वाकई ये बहुत ही प्रासंगिक आज का सेशन है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बौधायन की, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि भारत के जो विद्वान हैं वो चूंकि दुनिया में भी शोध चल रहा है, विश्व स्तर पे भी शोध चल रहा है, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न देशों के जो विद्वान हैं वो प्रयास कर रहे हैं कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, लेकिन भारतीय मस्तिष्क भी जो है पैरेलली वो चीज़ सोच रहा होता है, वो चीज़ कर रहा होता है। हमारे जो प्राचीन भारत के जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा किया जिसका प्रभाव दुनिया पर भी पड़ा, उनके द्वारा जो सिद्धांत निकाले गए, जिसका उन्होंने अन्वेषण किया, ठीक है ना, जिस सिद्धांत की उन्होंने नींव डाली, उन सारी चीज़ों ने जो है दुनिया को कालांतर में जो है समय के साथ जो है प्रभावित किया। और बहुत सारे बात आज आपको पता चलने वाले हैं कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको दुनिया को हमने दिया है, मतलब वो भारत का योगदान है दुनिया के लिए, कि भारत में ही सबसे पहले उससे संबंधित बातें की गई, उस तरह की चीज़ों की खोज की गई, उस तरह का सिद्धांत का निर्माण किया गया विद्वानों के द्वारा, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जो है बौधायन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका संबंध प्राचीन आर्यावर्त क्षेत्र से, जो उत्तर भारत माना जाता है कि वहाँ का क्षेत्र रहा होगा, उससे संबंधित है, ठीक है ना। और शुल्ब सूत्र का जो है इन्होंने रचना किया था, ठीक है। शुल्ब सूत्र, यह वैदिक काल का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको शुल्ब सूत्र के बारे में पता चलेगा। उत्तर वैदिक काल में खास करके शुल्ब सूत्र जो है यज्ञों की जो वेदिकाएं बनाई जाती थी, यज्ञ के लिए जो वेदिकाओं का जो निर्माण किया जाता था, इन वेदिकाओं के निर्माण के लिए जो ज्यामितिक गणनाएं होती थी उसका जो फॉर्मूला है, जो विवरण है, वो शुल्ब सूत्र में है, ठीक है ना। और यह शुल्ब सूत्र जो है, यह परंपरा जो है यह यजुर्वेद से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, शुल्ब सूत्र बौधायन से संबंधित है, ठीक है ना। शुल्ब सूत्र के अंदर जो विवरण है वो मैंने क्या कहा कि जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या है, ज्यामितीय, शुल्ब सूत्र से ज्यामितीय संरचनाओं की बात की जाती है कि वहाँ से इन चीज़ों को लिया गया है, ठीक है ना। तो बौधायन शुल्ब सूत्र के जो है रचयिता थे, ठीक है ना।
उसके बाद गणितीय अवधारणाओं को, जैसा कि हमने कहा कि ज्यामितीय विधियों में जो है इनकी बड़ी पकड़ थी, इन्होंने उसका अन्वेषण किया था। तो गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाले जो है ये पहले विद्वान थे। कौन? बौधायन। गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाले पहले विद्वान कौन थे? बौधायन। ठीक है, इसलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पाई का ज्ञान जो है, मान जो है वो ज्ञात किया। पाई का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया? बौधायन ने जो है पाई का मान जो है ज्ञात किया था। यह सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पाइथागोरस से पहले भी, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पाइथागोरस से पहले सुलभ सूत्र में जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका उल्लेख है, ठीक है ना। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि सुलभ सूत्र में जो है पाइथागोरस से पहले पाइथागोरस प्रमेय, उस तरह का प्रमेय जो है का जिक्र जो है वो सुलभ सूत्र में है, ठीक है ना। और इन्होंने ज्यामितीय विधि द्वारा जो है अपने समय में ही वर्गमूल को दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात किया था, ठीक है ना। दशमलव के 5 अंकों तक जो है इन्होंने वर्गमूल को ज्ञात किया था। इस प्रकार ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका योगदान दुनिया, अब पाई का मान ही इन्होंने सबसे पहले जो है वो निकाल के दुनिया को बताया था, ठीक है ना। गणितीय अवधारणाओं को सबसे पहले इन्होंने ही जो है वो स्पष्ट किया था, ठीक है। अब बात करते हैं एक अगले विद्वान की, वैज्ञानिक आर्यभट्ट की, ठीक है ना। इनका संबंध जो है वो कुसुमपुर से, प्राचीन काल में कुसुमपुर से था। और ये कुसुमपुर जो है यह पटना का ही प्राचीन नाम था, जिसे हम पाटलिपुत्रा के नाम से भी जानते हैं। तो यह वर्तमान पटना के निकट ही है, ठीक है ना। यहीं पे इन्होंने आर्यभट्ट ने जो है काम किया था। और कुछ स्रोतों में इनके जन्म स्थान के बारे में बताया जाता है कि यह महाराष्ट्र के अस्मक से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र के अस्मक से संबंधित थे, ठीक है। यह आर्यभट्ट जो थे यह 5वीं शताब्दी के जो है गणितज्ञ और महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और देखिए इनकी विद्वता की कल्पना कीजिए कि इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में जो है, मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, ठीक है ना। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। कब? जब ये छोटी उम्र के 23 साल के थे, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। और यह ग्रंथ जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में जो है 4 अध्याय हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? आर्यभट्टियम में 4 अध्याय हैं, ठीक है ना। इसमें दशमलव संख्याएं, संख्या सिद्धांत जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, ज्यामिति, बीजगणित, नक्षत्र विज्ञान आदि की जो है वो चर्चाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही जो है शून्य को जो है दुनिया के सामने एक चिन्ह के रूप में व्याख्यायित किया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य को जो है एक चिन्ह के रूप में, एक सिंबल के रूप में जो है दुनिया को बताया कि यह क्या है, एक चिन्ह, शून्य का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आदि का जो है वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारी गणनाएं जो है इस पे आर्यभट्ट ने काम किया था, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त यह भी बहुत बड़े विद्वान थे। इनका संबंध भीलमल से है, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल से संबंधित माना जाता है। और इनको भीलमलाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, भीलमलाचार्य, क्योंकि नाम से ही आप देख रहे हैं कि ये वर्तमान राजस्थान में एक भीनमाल नाम का स्थल है, जगह है, वहीं से ये संबंधित थे, ठीक है ना। तो इनको भीलमलाचार्य जो है के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मगुप्त को, ठीक है। और यह 7वीं सदी के ज्योतिष और गणितज्ञ थे। कब के गणितज्ञ थे? 7वीं सदी के ज्योतिष और गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद की रचना की। परीक्षा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने जो है वह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद की जो है रचना की थी। इसके साथ ही ब्रह्मस्फुट और खंड खाद के बाद चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों के सूत्र जो है वो ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को दिए थे। जैसा कि हमने अभी बात की कि शून्य को एक सिंबल के रूप में किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए श्रीमान ब्रह्मगुप्त ने जो है शून्य के प्रयोग के नियम को बताया। जैसे शून्य के प्रयोग का नियम क्या है कि शून्य से अगर हम किसी भी अंक को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो कट जाता है, वो भी शून्य हो जाता है,
ठीक है ना। तो ये सारे नियम जो है इन्हीं के समय, ब्रह्मगुप्त समय में जो है वह दुनिया के सामने आए थे। इन्होंने द्विघात समीकरणों के भी सूत्र दिए थे, ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरणों के भी सूत्र का जो है इन्होंने निर्माण किया था। और सबसे बढ़ के बाद जो मैंने दुनिया को योगदान की अगर बात कही थी, तो इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे, जो भी सूत्र जो है इजाद किए गए थे, बनाए गए थे, उसने अरब जैसे देशों के, अरब दुनिया जो है, अरब कंट्री के गणितीय समझ को जो है उसने इनके द्वारा जो खोजे गए सूत्र थे उसने प्रभावित किया था। इन्होंने चक्रवाल विधि और कुट्टक गणित को विकसित किया था, ठीक है ना। चक्रवाल विधि और कुट्टक गणित को जो है इन्होंने विकसित किया था। अब बात करते हैं भास्कराचार्य की, ठीक है। इनका संबंध वर्तमान बीजापुर कर्नाटक से है। उस समय में, प्राचीन समय में, उस जगह का नाम था विज्जलवीड, ठीक है ना। क्या नाम था? विज्जलवीड। ये वर्तमान बीजापुर जो कर्नाटक का भाग है वहां से संबंधित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये कब के गणितज्ञ थे, इनका काल क्या था? तो 12वीं शताब्दी, 1114 से 1150 ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? सिद्धांत शिरोमणि। ध्यान रखना, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की, ठीक है ना। और सिद्धांत शिरोमणि के साथ ही जो लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, ये सब भी इनके अध्ययन के विषय थे, ठीक है। शून्य से विभाजन और अनंत की व्याख्या जो है इन्होंने ही की। भास्कराचार्य ने अनंत की व्याख्या की थी कि इन्फिनिट जो हम बोल रहे हैं, अनंत, इनफाइनाइट की व्याख्या इन्होंने की। और शून्य से विभाजन को जो है इन्होंने डेवलप किया। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए हम पढ़ते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण और तात्कालिक गति, कैलकुलस की अवधारणा जो है वह भास्कराचार्य ने दुनिया को दिया था, ठीक है ना। तात्कालिक गति जिसे कैलकुलस भी बोला जाता है, को दुनिया को भास्कराचार्य ने सबसे पहले पेश किया था दुनिया के समक्ष, ठीक है। अब बात करते हैं महावीराचार्य की। यह 9वीं सदी के ज्योतिषविद गणितज्ञ थे, ठीक है ना। कब के? 9वीं सदी के ज्योतिषविद गणितज्ञ थे। और यह राष्ट्रकूट राजा, एक राष्ट्रकूट साम्राज्य का, राष्ट्रकूट राज्य का जो है एक महान शासक था अमोघ वर्ष, ठीक है। तो यह अमोघ वर्ष के संरक्षण में जो थे वो कार्य करते थे, ठीक है ना। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के संरक्षण में जो है महावीराचार्य कार्य करते थे। और इन्होंने 850 ईस्वी में क्या लिखा था? गणित सार संग्रह। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की थी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इन ग्रंथों के नाम से अक्सर सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही लघुत्तम निकालने का आधुनिक तरीका जो है दुनिया को महावीराचार्य ने ही बताया था। लघुत्तम जब हम छोटी क्लासों में पढ़ रहे होते हैं, तीसरी चौथी में पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उसका आधुनिक तरीका जो है एलसीएम निकालने का महावीराचार्य ने ही सबसे पहले दुनिया को दिया था, इन्होंने ही डेवलप किया था। उसके साथ ही क्रमचय और संचय का सूत्र जो है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, उस पर भी इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है ना। कितनी बड़ी बात। तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल आने की संभावना है। तो निश्चित रूप से आप इसको गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कनाद की बात करते हैं। इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। इनका संबंध जो है गुजरात के प्रभास पाटन नामक स्थान से है। कहाँ से है? गुजरात के प्रभास पाटन नामक स्थान से। और ये वैशेषिक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कनाद। इनको, इनका दूसरा नाम औलुक्य भी है, ठीक है ना। और ये 6वीं शताब्दी के जो है वैशेषिक दार्शनिक थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया। जिस अणु और परमाणु पे दुनिया चल रही है, इस परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले किसने जो है प्रस्तावित किया था? कनाद ने प्रस्तावित किया था। इन्होंने क्या कहा था? ब्रह्मांड जो है यह अविनाशी कणों से बना है। मतलब अविनाशी मतलब क्या? इसका विनाश नहीं हो सकता है, ऐसे कणों से बना है, ठीक है ना। और आधुनिक आणविक सिद्धांत जो है उसके समान इन्होंने अपना योगदान दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं बराहमीर की। यह नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक है ना। यह वर्तमान कायथा उज्जैन के पास है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसे कापिथका बोला जाता था प्राचीन काल में। क्या बोला जाता था? कापिथका, जो उज्जैन के पास मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो थे, बड़े ही महान शासक थे, राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक। इनके नवरत्नों में से एक थे कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और जल विज्ञान, भूगर्भीय और पर्यावरण विज्ञान में जो है इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। पंच सिद्धांतिका में अयनांश का मान बताने वाले कौन थे? वराहमिहिर थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में, अपने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में अयनांश का मान बताया था, ठीक है ना। उसके साथ ही जो है बृहद संहिता में दीमक व पौधों को भूगर्भीय जल सूचक इन्होंने बताया था, ठीक है ना। दीमक और पौधों को भूगर्भीय जल सूचक कि जमीन के अंदर कितना पानी है कि नहीं है, तो ये दीमक और पौधों को भूगर्भीय जल सूचक इन्होंने बताया था। उसके साथ ही वराहमिहिर ने भूचाल मेघ का सिद्धांत भी दिया था। क्या दिया था? भूचाल मेघ का सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन का संबंध जो है विदर्भ क्षेत्र से, महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। कहाँ से है? विदर्भ क्षेत्र से इनका संबंध रहा है नागार्जुन का, ठीक है। और ये नागार्जुन जो थे, ये नालंदा महाविहार से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता ही है, अभी हमने अपने पिछली क्लास में चर्चा बहुत विस्तृत रूप से की है नालंदा विश्वविद्यालय की, तो प्लेलिस्ट में वो क्लास है, आप वहाँ से जा करके बहुत ही डिटेल से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इनका संबंध कहाँ से है? विदर्भ से है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय से भी है, तो बिहार से भी इनका संबंध जुड़ता है, इसलिए बिहार की परीक्षाओं को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यह जो है 10वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक थे। कब के? 10वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक थे नागार्जुन, ठीक है ना। और यह एक कीमियागार भी थे। मतलब आज के ज़माने में क्या है कि जैसे कोई सामान्य धातु है, उसके ऊपर अन्य धातु का क्या बोला जाता है कि इसको पानी चढ़ाना है, मतलब सोने जैसा दिखे, चमक सोने जैसा हो, या चमक जो है उस धातु की चांदी जैसी हो, ठीक है ना। तो उसका जो है विकास नागार्जुन ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने वो टेक्निक बताया था। रत्नाकर नामक ग्रंथ में जो है धातुओं को, खास करके सोना, चांदी, तीनों तांबा को निकालने का, निष्कर्षण का, धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण की विधि जो है का इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। अब बात करते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से संबंधित महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। और सुश्रुत को जो है प्राचीन शल्य चिकित्सा के अग्रदूत के रूप में जो है जाना जाता है। इनको शल्य चिकित्सा का पितामह माना जाता है। अग्रदूत मतलब क्या? जिसने सबसे पहले जो है इस पर काम किया, ठीक है ना। सबसे पहले इनको ही जो है शल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने सबसे पहले शोध किया था, तो इसलिए इनको शल्य चिकित्सा का पितामह भी बोला जाता है सुश्रुत को। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। और सुश्रुत ने जो है सुश्रुत संहिता नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी, और उसमें 121 शल्य उपकरणों का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। कितने उपकरणों का? 121 शल्य उपकरणों का। जो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे, अगर ऑपरेशन थिएटर है खास करके अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या है, शरीर को चीरने का, फाड़ने का, एक एक अंग का अलग अलग औजार उनके पास मिलता है, ठीक है ना। तो सुश्रुत के समय में जो है इस बात का जिक्र है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में, सुश्रुत संहिता में जो है 121 शल्य उपकरणों का जो है वर्णन किया है। उसके साथ ही जो वर्तमान में प्लास्टिक सर्जरी जो चलन में है, जो प्लास्टिक सर्जरी जो वर्तमान में हो रही है दुनिया में, तो इसका भी उन्होंने अपने समय में उल्लेख किया था। प्लास्टिक सर्जरी भी सबसे पहले किसने किया था? सुश्रुत ने किया था। इसको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन, न्यूरो सर्जरी, इन सब पे सुश्रुत ने काम किया था। इन सब से संबंधित, इन सब की जानकारी इन्होंने दुनिया को दी थी, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सुश्रुत का। यहाँ से अक्सर सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण नाम की बात करते हुए चरक, ठीक है ना। ये चरक जो थे, यह कुषाण शासक कनिष्क के जो थे वो राजवैद्य थे,
ठीक है, ये सवाल तो बहुत ही फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। यह कनिष्क के क्या थे? राजवैद्य थे, चरक, ठीक है ना। और कनिष्क जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी पुरुषपुर में थी, पेशावर में। और चरक का जो संबंध है मुख्य रूप से ये कहाँ से थे? तो ये कपिला से थे। यह कपिला क्षेत्र जो है हरियाणा पंजाब के क्षेत्र के बीच में प्राचीन काल में जो है वो संबंधित है वहाँ से, ठीक है ना। तो चरक किसके राजवैद्य थे? कुषाण राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। एक चीज इसको ध्यान रखना है। और उनकी राजधानी कहाँ थी कनिष्क की? तो पुरुषपुर, पेशावर में उनकी राजधानी थी। यह सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही औषध विज्ञान का जनक माना जाता है चरक को। किनको माना जाता है औषध विज्ञान का जनक? याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। चरक को जो है औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। और चरक संहिता नामक ग्रंथ का जो है इन्होंने रचना किया था। किसने? चरक ने। चरक संहिता। सुश्रुत ने क्या किया था? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत ने क्या किया था? सुश्रुत संहिता, इसका रचना किसने किया था? सुश्रुत ने। और चरक संहिता की रचना किसने किया था? चरक ने, ठीक है ना। चरक ने ही सबसे पहले पाचन क्रिया, चयापचय, वात पित्त कफ का जो दोष होता है उसके बारे में दुनिया को बताया था। उस पर इन्होंने काम किया था। उसके लिए मेडिसिन जो है इन्होंने इजाद किया था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दो तरीके से इलाज करते हैं। एक तो ये कि अगर कोई इमरजेंसी सिम्टम दिख रहा है रोगी के शरीर में तो वो सीधे तत्काल कोई ऐसा दवाई देते हैं कि वो ठीक हो जाए। आदमी ठीक, मान लो किसी को बुखार 4 दिन से आ रहा है तो उसको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी, टैबलेट दे दी, बुखार उतर गया, वो आदमी अपने घर बैठ गया, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये है कि कई बार क्या करते हैं कई डॉक्टर, यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बुखार आया क्यों, शरीर में ताप शरीर का इतना बढ़ा क्यों, बुखार आया क्यों, कुछ तो कारण होंगे। तो कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, उन कारण को खोजते हैं और उस कारण को जान के और उसका निदान करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है, चरक ने जो है चिकित्सा में जो रोग का कारण है ना, रोगों का जो कारण है उसके दूर करने पर इन्होंने बल दिया था चरक ने, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बुखार लगा है तो तुरंत बुखार का टैबलेट दे दिया, हो गया बीमारी खत्म, नहीं। इन्होंने रोगों के कारण को जानने का जो है वो प्रयास किया, उसी पे ये बल देते थे और रोगों के कारण को जान के जो है उसका अस्थायी समाधान ढूंढते थे, ना कि तात्कालिक समाधान। इसलिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसको जानना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पतंजलि की, ठीक है ना। तो पतंजलि जो है वो प्राचीन काल में जो है गोनार्द नामक स्थल से संबंधित थे, जो वर्तमान गोंडा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है ना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा का क्षेत्र है गोनार्द, ऐसा माना जाता है। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान थे पतंजलि, ठीक है ना। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान थे पतंजलि और इन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? योग सूत्र। योग सूत्र की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। और इन्होंने योग सूत्र के माध्यम से क्या किया? योग को जो है व्यवस्थित रूप दिया। आज योग बीच में तो नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है। हर वर्ष जून में 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही औषध विज्ञान और व्याकरण पर जो है इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, ठीक है ना। किसकी रचना की थी? महाभाष्य की इन्होंने रचना की थी। अब एक और महत्वपूर्ण विद्वान की बात करते हैं, उनका नाम है पाणिनि, ठीक है ना। ये पाणिनि जो है ये सालातुर, जो वर्तमान लाहौर अटक के निकट है, जो पाकिस्तान के पास का क्षेत्र है, तो वहाँ सालातुर से संबंधित थे। और यह स्थान तत्कालीन समय में जो है वो गांधार महाजनपद का हिस्सा था। गांधार महाजनपद का हिस्सा था उस समय में, किसका? गांधार महाजनपद का हिस्सा था, ठीक है ना। और 500 ईसा पूर्व के ये संस्कृत विद्वान थे और अष्टाध्यायी नामक व्याकरण के ये रचनाकार भी हैं। अष्टाध्यायी हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको यदा कदा ये सवाल मिल जाएगा कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना श्रीमान पाणिनि ने की थी। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, ठीक है ना।
और इसमें अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र का जो है इसमें विवरण है। इसके साथ इस ध्वनि शास्त्र और शब्द संरचना के वैज्ञानिक सिद्धांत भी पाणिनि ने दिए थे। ठीक है ना, ध्वनि शास्त्र और शब्द संरचना के वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिए थे? पाणिनि ने दिए थे। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और अष्टाध्यायी, कई बार सवाल पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के विवरण के बारे में बताएं, तो यह सिर्फ जो है अष्टाध्यायी व्याकरण से ही संबंधित नहीं है, यह तत्कालीन भारत के जो है भौगोलिक विवरण को भी समाहित करते हैं अपने अंदर, समाज को भी के बारे में भी बताता है, तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जो है वो बताता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक से जो है, इस सेशन से सवाल परीक्षा में तो आते ही आते हैं, तो आगे भी आएंगे। ये तो मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि आएगा ही आएगा, सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस सेशन को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, निश्चित रूप से इसको एक बार रिवाइज करिए, तो यहाँ से परीक्षा हॉल में अगर कोई सवाल आएगा तो उसको आप गर्दा करने की स्थिति में होंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं एक अन्य नए टॉपिक के साथ, एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।